नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और वक्त हो चला है खबरों के सबसे भरोसेमंद बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से। 2 दिन की जापान यात्रा के बाद एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 7 साल बाद चीन पीएम पहुंचे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। राष्ट्रपति पुतिन के दिसंबर में भारत दौरे के प्रोग्राम पर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है। तो वही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। ट्रंप ने भारत पर 50% तो चीन पर 30% टैरिफ लगाया है। चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट की बैठक है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच चुके हैं। और ऐसे में साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान मुलाकात उनकी होगी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से, और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण होगी ये चर्चा ट्रंप की नीतियों को लेकर, टैरिफ को लेकर, और महत्वपूर्ण ये द्विपक्षीय बैठक भी होने वाली है। आपको बता दें कि चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट की बैठक है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच चुके हैं। तो इस बीच टैरिफ के विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी देश परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। विकसित देश तेजी से संरक्षणवादी हो रहे हैं। भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन हम राष्ट्रीय हित और लोगों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। आत्मनिर्भरता विकल्प नहीं, आवश्यकता है। तो बेहद बड़ी बात यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। आत्मनिर्भरता केवल विकल्प नहीं है, ये एक आवश्यकता है और महती आवश्यकता है। और साथ ही साथ एक चीज यहाँ पर क्लियर उन्होंने करी, कोई भी देश हो वो परमानेंट दोस्त नहीं होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन होता है। परमानेंट अगर कुछ होता है तो वो सिर्फ इंटरेस्ट होता है। विकसित देश तेजी से संरक्षणवादी हो रहे हैं, संरक्षणवादी नीतियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ऐसे में भारत जहां किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता है, लेकिन राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। राष्ट्रीय हित और लोगों के हितों से समझौता किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा। आत्मनिर्भरता अब आवश्यकता बन चुकी है, आत्मनिर्भरता कोई विकल्प नहीं है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से टैरिफ को लेकर ये बड़ा और सटीक बयान सामने आया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ओडिशा के दौरे पर रहे। लोक सेवा भवन भुवनेश्वर के कन्वेंशन हॉल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि संसदीय समितियों के माध्यम से दलित आदिवासी तबके के जीवन में सार्थक परिवर्तन लाने की मंशा। भुवनेश्वर एजेंडा 2025 बनेगा। आदिवासी दलित तबके के विकास का नया रोड मैप बनेगा। संसदीय समितियां सरकारों की आलोचनाओं के लिए नहीं, बल्कि लक्षित वर्ग के कल्याण पर केंद्रित हो। बड़ी बात यहाँ पर ओम बिरला ने कही कि जो संसदीय समितियां बनती हैं वो केवल सरकार की आलोचनाओं के लिए नहीं होती, बल्कि जिस लक्षित वर्ग के लिए उन समितियों का गठन किया गया है, उन समितियों का कल्याण किस तरह से हो, उन समितियों तक योजनाओं का, उस वर्ग तक, वर्ग विशेष तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस पर उन्हें केंद्रित होकर काम करना चाहिए। अब आज जीएसटी की दरों की कर लेते हैं। जीएसटी की दरों को लेकर विपक्ष शासित राज्यों को घाटे की चिंता है। जी हां, जीएसटी परिषद की बैठक से पहले 8 राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, जिनमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल ने जीएसटी की दरों में सुधार और संशोधन का समर्थन किया है। साथ ही इससे राज्यों को होने वाले घाटे की भरपाई की अपील भी की है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि 85 करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक का घाटा हो रहा है और इस सालाना राजस्व घाटे की भरपाई करने की ही अपील इस दौरान की गई। और इसके साथ ही क्या आम आदमी को संशोधन का फायदा मिलेगा, इस पर भी बात की जानी चाहिए। और क्या फायदा आम आदमी को इन संशोधनों के बाद मिलेगा, वो महत्वपूर्ण है। तो जीएसटी में घाटे की भरपाई को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक इन राज्यों के बीच हुई है, जिनमें आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, जिन्होंने जीएसटी की दरों में सुधार और संशोधन का समर्थन किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा नेता उमा भारती का बयान सामने आया। उमा भारती ने कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य पीओके को पुनः प्राप्त करना, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को फिर से वापस लेना है। पीओके वापस लेते ही हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैं उन लोगों को जवाब नहीं देना चाहती जो भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठा रहे हैं।
वे भारतीय सशस्त्र बलों का सम्मान करना नहीं जानते और वे राजनीति करने के भी काबिल नहीं है। आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को खत्म कर देगा। पीओके देश का अभिन्न अंग होना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उमा भारती का ये स्टेटमेंट सामने आया, जिस पर उन्होंने खुलकर बात रखी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर, और साथ ही कहा कि पीओके देश का अभिन्न अंग होना चाहिए और उसे लिया जाना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का कार्यक्रम में ये संबोधन, और उन्होंने कहा एक देश एक चुनाव से युवाओं को अधिक बेहतर अवसर मिलेंगे, देश को परिवारवाद से मुक्ति मिलेगी, कि देश के लिए आवश्यक है। देश की जीडीपी में अगर अमेरिका टैरिफ को लेकर दादागिरी कर रहा है, दुनिया में एकमात्र भारत है जो अमेरिका के सामने खड़ा है। भारत ने पहली बार संदेश दिया है कि भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं। 11 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को मजबूत होते देखा है। पहली बार विदेशों में रेड कार्पेट वेलकम होते देखा है। भारत के पीएम का रेड कार्पेट पे वेलकम हुआ। ये पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं, भारत देश का एजेंडा है। हमारे लिए सबसे पहले देश है। ये बड़ा बयान उनका सामने आया और राष्ट्र प्रथम से प्रेरित ये बयान रहा। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहाँ पर ये कही कि पहली बार विदेशों में रेड कार्पेट वेलकम भारत के प्रधानमंत्री का होते देखा, और ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये देश का एजेंडा है। और चलिए बड़ा अपडेट भी आपको दे दे। एसओजी की बड़ी कार्रवाई। डमी अभ्यर्थी प्रकरण में आरोपी दंपत्ति को एसओजी ने धर दबोचा है। एसओजी ने जोधपुर के भोपालगढ़ से पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने आरोपी डालूराम मीणा और पत्नी मौसम मीणा को गिरफ्तार किया है। तृतीय श्रेणी अध्यापिका है मौसम मीणा। आरोपी डालूराम ने अपनी पत्नी को डमी अभ्यर्थी के रूप में बैठाया था। वही भाभी रेखा मीणा के स्थान पर अपनी पत्नी मौसम मीणा को बैठाया था। व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 का ये पूरा मामला है। और साथ ही डालूराम मीणा ने एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा दी थी, और इस परीक्षा में भी आरोपी डालूराम ने अपने स्थान पर डमी कैंडिडेट बैठाया था, और डमी अभ्यर्थी की मदद से डालूराम चयनित भी हो गया। और अब इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा, इस तरह की धोखाधड़ी इन्होंने और कहां पर की है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का विरोध पूरे विश्व में नहीं बल्कि अब यूएस में भी होने लगा है। जी हां, टैरिफ नीतियों के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली गई है। फेडरल कोर्ट ने भी ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराया। वहीं सीनेट में भी लगातार टैरिफ का विरोध हो रहा है। डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मिक्स ने टैरिफ हटाने की मांग की है, तो वही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर माइक जॉनसन से अपील की गई है। टैरिफ खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अपील करते हुए कहा गया है कि ट्रायल और अपीलीय दोनों अदालतों ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताया है। इसलिए स्पीकर जॉनसन को ट्रंप की अराजकता को छुपाना बंद करना चाहिए। टैरिफ खत्म करने के लिए मेरे प्रस्तावों को सदन में रखना चाहिए। भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले के खिलाफ अमेरिकी व्यवस्था में लोग एकजुट हो रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं टैरिफ की वजह से भारत से दोस्ती न टूट जाए। तो एक डर अब अमेरिकी सीनेट को भी सता रहा है, जिसके चलते ये मांग की गई है। टैरिफ का विरोध लगातार अमेरिका में भी अब बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं, जहां के मुख्य सचिव को 7 महीने का सेवा विस्तार मिला है। केंद्र ने राज्य सरकार के अनुरोध पर मुख्य सचिव के एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव का कार्यकाल 7 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे के रामकृष्ण राव, और एक बार में 7 माह का विस्तार पाने वाले ये पहले मुख्य सचिव बने हैं। तेलंगाना कैडर के 1991 बैच के आईएएस अफसर है के रामकृष्ण राव, और अब उनकी सेवाओं का विस्तार कर दिया गया है। और आपको बता दें कि 7 माह तक उनके सेवा काल को बढ़ा दिया गया है। 21 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे के रामकृष्ण राव, लेकिन अब 7 माह और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और इस बीच राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका लगा है। मुख्य कोच के पद से राहुल द्रविड़ हट गए हैं। 1 साल बाद राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ दिया। राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि भी की, और रिपोर्ट्स की माने तो द्रविड़ ने खुद हेड कोच का पद छोड़ने का फैसला लिया है। राहुल द्रविड़ पिछले सीजन में ही राजस्थान रॉयल्स टीम के साथ जुड़े थे, और अब सवाल ये कि 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि राहुल द्रविड़ ने अपना मन बदल लिया, राजस्थान रॉयल्स से अलग हो गए, क्योंकि पिछले ही सीजन में जुड़े थे। और रिपोर्ट्स की माने तो राहुल द्रविड़ ने खुद हेड कोच का पद छोड़ने का ये बड़ा फैसला लिया है, और इस बड़े फैसले के साथ ही राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ा झटका भी लगा है। राजस्थान रॉयल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी पुष्टि भी दी है कि राहुल द्रविड़ ने हेड कोच का पद छोड़ दिया है।
और चलिए बात राजस्थान में प्रदेश के बांधों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रदेश के बांधों में कुल भराव क्षमता का 83.59% पानी है। जयपुर संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 81.51% पानी है। तो वहीं भरतपुर संभाग की अगर बात करें तो बांधों में कुल भराव क्षमता का 56.79% पानी है। जोधपुर संभाग के बांधों की कुल भराव क्षमता की बात करें तो 68.81% पानी है। वहीं कोटा संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता की बात करें तो 94.24% पानी इस वक्त मौजूद है। बांसवाड़ा संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता की बात करें तो 93.37% पानी मौजूद है। उदयपुर संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 60.78% पानी है। तो पिछले 24 घंटे के दौरान बांधों में 60.89 AMQM पानी की आवक हुई है। तो प्रदेश के बांधों की स्थिति कुछ ऐसी है कि प्रदेश के तमाम बांध जो है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं या लबालब भर चुके हैं। तो बड़ा अपडेट ये प्रदेश के बांधों से जुड़ा। कुल भराव क्षमता का 83.59% पानी बांधों में पहुंच चुका है और जिसमें तमाम पूरे प्रदेश के बांध शामिल है, चाहे बात जयपुर की हो, चाहे जोधपुर की हो, कोटा की हो, उदयपुर की हो, बांसवाड़ा की हो। और ऐसे में तमाम जो बांध हैं वो पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुके हैं। हर बांध फुल हो चुका है क्योंकि इस बार मानसून की जो बारिश है वो बेहद ही अच्छी हुई है, जिसके चलते बांधों पर तमाम छोटे बड़े सभी बांधों को अगर बात की जाए तो सभी बांधों पर चादर चलती नजर आ रही है।